बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 1 फरवरी है, हफ्ते का दिन है, और जिस तरीके से गुज़श्ता व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि वेस्ट बैंक में लड़ाई जो है वो शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। और फिर मैंने एक वाकया और वो विजुअल्स वो आपके सामने रखे, वो आपको बताया कि कैसे जो इजरायली अफवाज हैं वो वेस्ट बैंक के अंदर एक घर के अंदर दाखिल हुए, और वहां पर दाखिल होने के बाद जो घर वाले थे, लोग जो उस जगह के रिहायशी थे, उनको घर से बाहर निकाला, बेदखल किया, और वहां पर बैठकर टेलीविजन लगाकर उसके सामने वीडियो शूट किया। और ये ऐसे मनाजिर हैं जो एक हैबत तारी करने के लिए काफी है। मतलब लोगों को वो बता रहे कि हम किस तरीके से अपना तसल्लुत जो है वो जमा रहे हैं। लेकिन अब उसी तरह से रेजिस्टेंस की जानिब से जो रद्द-ए-अमल शो किया जा रहा है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का है। वो यूं कह लें कि एक लड़ाई वहां पर मजीद तेज होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया कि 6 फौजी इनके निशाना बने थे, अब जनाब वाला एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आ गई है, जिसमें रिपोर्ट किया गया है कि वेस्ट बैंक के अंदर जो लड़ाई जारी है, जिसमें जंगजों की जानिब से, जिसमें रेजिस्टेंस की जानिब से जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं, और इसमें इजराइल के 10 फौजी जो है वो निशाना बने हैं। और ये ऑपरेशन कैसे हुआ है, किस तरीके से वो वहां पर एक घर के अंदर घुसे और आगे से उनको रिटेलिएशन का सामना करना पड़ा, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब बिल आखिर शामी उठ खड़े हुए हैं, और हम इस बात के इंतजार में थे कि कब जो है वो शाम की जानिब से रेजिस्टेंस जो है वो दिखाई जाएगी, क्योंकि जब से हयात तहरीरुल शाम की जानिब से वहां पर शाम के अंदर अपनी हुकूमत जो है वो बनाई गई है, अभी शेपअप की जा रही है, और मुकम्मल तौर पर शाम जो है वो फतह नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अहमद अल शुरै की है। तो अब जनाबे वाला जिस तरीके से इजराइल की जानिब से पेशकदमी की जा रही थी, और कनीत्रा के इलाके में फिर आगे उन्होंने अपनी बेस जो है वो भी कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दी, लेकिन इसके बावजूद कोई उस तरह से रिटेलिएशन सामने नहीं आ रही थी। अब जनाबे वाला पहली बार जब से ये सिनेरियो बना है, पहली बार जो शामी रेजिस्टेंस है उसकी जानिब से हमला किया गया है, और ये बड़ा जबरदस्त किस्म का तगड़ा हमला था, और उसके बाद इजराइल की जानिब से जवाबी कार्रवाई भी की गई। तो ये यहां पर भी लड़ाई जो है वो मजीद खतरनाक मोड़ इख्तियार करते हुए दिखाई दे रही है। ये क्या मामला है, ये आपके सामने रखना है। और फिर इसके साथ साथ जो यूक्रेन है, यूक्रेन के साथ यूं कह लें कि हाथ हो गया है, क्योंकि यूक्रेन को इस्तेमाल करते हुए रशिया के लिए, रशिया को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, और अब बाकायदा तौर पर जब से ट्रंप हुकूमत आई है वो जंगें बंद करवाने पे है, और उसने पहले गजा जंग बंद करवाई, फिर उसने कहा कि यूक्रेन जंग जो है वो बंद होनी चाहिए, और उसके लिए भी पुतिन के साथ वो बातचीत कर रहा है। लेकिन अब जनाबे वाला यूक्रेन को लेकर जो वहां पर अमेरिकी फौजें हैं वो वापस निकालने, नेटो से हाथ उठाने, और वो जो उनको एक सपोर्ट सिस्टम मुहैया किया जा रहा था, वो $1 मिलियन जो है वो इनकी इमदाद दी जा रही थी, उसके ऊपर भी रोक लगा दी गई है। जिसके बाद यूं कह लें कि यूक्रेन जो है वो 100 साल पीछे, जिस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ, और वो एक बड़ी जबरदस्त किस्म का एक जदीद कंट्री था और तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर था, वो कैसे जो है वो 100 साल के पीछे चला गया। ये तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले इन तमाम तर पहलुओं के ऊपर बात करने से पहले एक छोटा सा वाकया जो कि इस वक्त टेलीविजन मीडिया की जीनत बना हुआ है, और वो वीडियो जो है वो बड़ा तेजी के साथ वायरल हो रहा है, कि वो पंजाबी की कहावत है ना कि जिन्हों अल्लाह रखे उन्हों कौन चखे। इसमें सबसे पहले तो बात यह है कि एक बच्चा है जिसका नाम है मोहम्मद अबू जबल। ये जंग के आगाज से, जब इसराइल फलस्तीन जंग जो है वो छिड़ी, और उसके आगाज से ही जबलिया के जो एक स्कूल पर इजरायली फिजाई हमले की वजह से ये अपने खानदान को खो बैठा था। मतलब बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, यूं कह लें कि चंद माह का होगा, और उस वक्त एक बहादुर शहरी जो है वो रसीम नमान, उसने इसे अंदर वो उसने उठाया इसे, और उसने इसकी देखभाल करना शुरू कर दी। और अब जनाबे वाला रसीम ने इसे उठाया यहां तक कि वो चलने लगा, मतलब 1.5 साल तो जंग को भी हो गया। तो यहां पर आज जब हमले हो रहे थे तो उसकी फैमिली जो है वो बिछड़ गए थे। आज एक बार फिर से जब जंगबंदी हुई है तो दोबारा से अल्लाह ताला ने उनको मिला दिया। मतलब देखें वो पाकिस्तान कितनी बेनियाज है। एक फैमिली जो है वो खोई थी, दूसरी फैमिली जब दी वो खो गई, लेकिन उसके बाद दोबारा से मिलवा दिया। तो ये वो मनाजिर हैं जो टेलीविजन मीडिया के ऊपर इस वक्त यूं कह लें कि तहलका मचाए हुए हैं, कि अल्लाह ताला
बड़ा बेनियाज बादशाह है, वो जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे कर देता है, उसने कौन कहना है फयकून हो जाना है। तो मैंने कहा ये मैं आपके सामने रखता हूं। अब आ जाए मेन स्टोरी के ऊपर। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर लड़ाई जो है वो जारी है, और अभी बाकायदा तौर पर यह रिपोर्ट किया गया कि इस वक्त जिस तरह से जेनिन के अंदर लड़ाई जारी है वेस्ट बैंक के अंदर, और बताया गया जेनिन बटालियन सेड दैट देयर फाइटर्स showered Israeli infantry force of 10 soldiers with bullets while they were trying to fortify themselves in a house in the Marj axis। मतलब वो एक घर के अंदर घुस रहे थे 10 फौजी इनके, और उनकी जानिब से वहां पर जब वो एक घर के अंदर, जिस तरह से मैंने पहले आपको गुज़श्ता रोज व्लॉग में बताया कि शाम को वो एक घर के अंदर घुसकर उन्होंने फिल्माई एक फुटेज जो है, एक वीडियो बनाई और सोशल मीडिया के ऊपर भी डाली कि किस तरह से वो इंजॉय कर रहे महसूस हो रहे हैं। तो वो एक घर के अंदर घुसे जहां पर वो 10 फौजी जो है वो जब वो घर के अंदर घुसे तो आगे से इनको रिटेलिएशन का सामना करना पड़ा और रेजिस्टेंस की जानिब से इनके ऊपर हमला कर दिया गया, और ये 10 लोग जो है वो निशाना बने। फिर ना सिर्फ ये बल्कि मजीद उन्होंने बताया जेनिन बटालियन सेड that their fighters are fighting fierce battles with the Israeli forces on the battle fronts inside the camps alleys। मतलब उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर बताया कि कैसे जो इनकी जो जंगजू हैं फ़लस्तीनी जंगजू वो इजरायली फोर्सेस के साथ जो है वो लड़ रहे हैं, और ये दूबदू लड़ाई जो है वो जारी है। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि अब क्योंकि जिस तरह से नेतन्याहू के ऊपर भी प्रेशर है कि जंग दोबारा शुरू करें, और इसको लेकर जो इसके वज़रा हैं वो थ्रेटन भी कर रहे हैं कि अगर तुमने जंग दोबारा से शुरू नहीं की तो वो दस्तबरदार हो जाएंगे। और बिलखुसूस इतमार बेन गवीर जो है वो पहले ही रिजाइन कर चुका, बेसलात स्मोट्रिच एक वोट के ऊपर इसकी हुकूमत खड़ी, और उसने कहा, उसने तो कल तक ये ऐलान भी कर दिया कि अगर जंग जो है वो दोबारा नहीं छिड़ती और फिर हम अपने मकासद जो है वो हासिल नहीं करते जो कि हमें गजा जंग में हासिल होने थे, जिसमें हमास का खात्मा है, जिसमें एक मुकम्मल फतह मुतलक फतह है, वो अगर नहीं होती तो मैं इसकी हुकूमत गिरा दूंगा। अब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जिसको लेकर वो दोबारा से एक हंगामी मीटिंग जो है वो चल रही है और फैसला होना है कि जंग में दोबारा जाना है या नहीं। लेकिन अभी जो सिनेरियो है वो बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। अभी आप अंदाजा करेंगे, खबर जो है अल जजीरा की जानिब से रिपोर्ट की गई और बताया गया नेतन्याहू's coalition loses seats, opposition secures majority। उन्होंने पोल जो जब कंडक्ट हुआ तो पता चला कि ओपोजिशन जो है वो तगड़ी होती जा रही है, और नेतन्याहू इसी वजह से जंग में दोबारा भी जाना चाह रहा है, क्योंकि जंग में वो तमाम तर आपकी इकाइयां इकट्ठी हो जाती हैं तो वहां पर उनको फायदा हो जाएगा। लेकिन यहां पर अभी हालात बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं। अभी दूसरी जानिब जो शाम के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ तारीख में पहली बार कि जब कोई उनकी जो है वो आगे से रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिली हो, जब से ये जंग छिड़ी है। और अब जब से अहमद अल शरा जो है वो उसने अबू जुलानी जो है उसने इक़्तिदार संभाला, और इक़्तिदार संभालने के बाद जिस तरह से इजराइल की जानिब से पेशकदमी जारी है, गोलान हाइट से आगे जो है वो माउंट हरमोन तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद माउंट हरमोन के ऊपर पहुंचने के बावजूद आगे से किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं थी, बस ये एक बयानबाजी थी कि यहाँ से निकल जाए, पीछे हट जाए, ऐसे तो कोई नहीं पीछे हटता। लेकिन अब जनाब वाला वो जब वहां पे बेस बना रहे हैं तो पहली बार ऐसा हुआ है कि आगे से जो शामी रेजिस्टेंस है उनकी जानिब से हमले जो है वो जारी कर दिए गया। पहला हमला हुआ है, और इस हवाले से इजरायली आर्मी रेडियो की जानिब से रिपोर्ट किया गया और बताया गया कि शामी बंदूक बरदारों ने बफर जोन के शुमाल के अंदर तरिंचा गांव में हमारी अफवाज पर फायरिंग की, और इजरायली आर्मी रेडियो सेड कि हमारी अफवाज ने ग्रुप पर फायरिंग करके जवाब दिया और हमारी सफों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इजरायली आर्मी रेडियो ने मजीद बताया कि तरिंचा में फायरिंग गुज़श्ता दिसंबर में जमीनी कार्रवाई के आगाज के बाद से अपनी नौयत का पहला वाकया है। मतलब दिसंबर के बाद जब से ये एक सिनेरियो बना है उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि आगे से रिटेलिएशन का सामना करना पड़ा हो। लेकिन अभी ना सिर्फ ये बल्कि अभी ये भी सामने खबर आ रही है कि द इस्लामिक रेजिस्टेंस फ्रंट इन सीरिया क्लेम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अटैक्स ऑन द इजरायली आर्मी इन कुनेत्रा। जो कुनेत्रा का इलाका है तरंजा जहां पर ये जो लड़ाई हुई है उसमें अब जो इस्लामिक रेजिस्टेंस है शाम के अंदर उसने बाकायदा तौर पर इसकी जिम्मेदारी जो है वो कबूल कर ली है। और फिर दूसरी जानिब जो इजरायली आर्मी अनाउंसेस दैट मिलिटेंट्स इन सीरिया ओपन फायर on Israeli forces first, and Israel responded by opening fire which led to the arrest of 2 Syrians in Taranja east of Quneitra।
مطلب آگے سے جو رپورٹ ہوا انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی آرمی نے یہ اناؤنس کیا کہ جو ملیٹنٹس ہیں سیریا کے انہوں نے اسرائیلی فورسز کے اوپر پہلے فائر کھولا، جس کے بعد اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ جوابی کارروائی کی گئی اور وہاں پر جو ترنجا کے مقام کے اوپر جو 2 شامی ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ تو یہ اب لڑائی جو ہے وہ مزید شدت اختیار کرتی یہاں پر دکھائی دے رہی ہے، لیکن یہاں دوسری جانب جو اسرائیلی فوج ہے اس کے ترجمان کی جانب سے بتایا گیا کہ ایک انٹرسپٹر میزائل ایک جو مشکوک فضائی ہدف پر فائر کیا گیا، جس کی شناخت لبنان سے آنے والے میزائل کے طور پر کی گئی، اور یہاں پر انہوں نے بتایا کہ آئرن ڈوم نے جو ویسٹ گلیلی ہے وہاں پر مشکوک ہدف پر انٹرسیپشن میزائل جو ہے وہ لانچ کیا، اور اس کے اوپر مزید تفتیش بھی جاری، تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ لیکن ابھی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو عراقچی ہے جو کہ ایرانی وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن ہم ایسا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور ہماری ایٹمی تنصیبات پر ممکنہ امریکی حملہ تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ اور وہ الجزیرہ کو انٹرویو دے رہے تھے اور دیتے ہوئے کہا کہ ایران ضرور جواب دے گا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر امریکی ایسا کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑی تاریخی غلطی ہوگی۔ اس سلسلے میں چند باتیں جو ہے وہ قابل توجہ۔ سب سے پہلے ایران کا جوہری پروگرام مقامی ہے اور ہم نے یہ صلاحیت اور ٹیکنالوجی ایران کے اندر حاصل کی ہے، اور در حقیقت ایران کا ایٹمی پروگرام زمین کی سطح پر نہیں بلکہ ایرانی سائنسدانوں کے ذہن اور علم میں موجود ہے۔ یہ صلاحیت اور پروگرام بمباری یا پھر فضائی حملوں سے تباہ نہیں ہوگا، اور یہ ٹیکنالوجی موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات 1 یا 2 جگہوں پر نہیں بلکہ بے شمار جگہوں پر واقع ہیں، اور وہ بہت اچھے دفاعی نظام سے محفوظ ہیں، اور یہ سہولیات ایسی جگہوں پر واقع ہیں کہ ان تک رسائی حتیٰ کہ فضائی حملوں سے بھی بہت مشکل یا پھر ناممکن ہے، اور امریکی اور اسرائیلی جانتے ہیں کہ ہم کن اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اب دوسری جانب جو یوکرین کی بات کر لیں، یوکرین کو جس طرح سے ایک لمبے عرصے سے جنگ جو ہے وہ وہاں پر جاری ہے، اور جو بائیڈن کی جانب سے یہ ایک ڈیسیژن لیا گیا، اب باقاعدہ طور پر جو امریکہ کے اسٹیٹ سیکرٹری ہیں روبیو، ان کی جانب سے کہا گیا کہ اب جو ہم نے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے دھوکہ دیا کہ یوکرین روس کو شکست دے سکتا ہے، اور انہوں نے سابق امریکی رہنما جوزف بائیڈن کی انتظامیہ نے روس کے ساتھ تنازع میں یوکرین کی مالی معاونت کا غلط اندازہ لگا، اور کسی طور پر یا کسی طرح لوگوں کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گئے کہ کیف نہ صرف جیت سکتا ہے بلکہ ماسکو کو بھی تباہ کر سکتا ہے، اور تنازعات کی وجہ سے یوکرین 100 سال پیچھے رہ گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ اس کا توانائی کا نظام بری طرح سے تباہ ہو چکا ہے، اور پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین کو فوجی اور مالی امداد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ نیٹو کے ساتھ الحاق کی بھی مخالفت کر رہے ہیں، اور جنگ بندی کے نظام کی نگرانی کی جانی چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ کیو کو یورپی ممالک کی طرف سے تحفظ کی ضمانت دی جانی چاہیے نہ کہ امریکہ کی طرف سے، اور یوکرین کی سرزمین میں امریکی فوجیوں کو داخل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واشنگٹن پوسٹ یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سایہ شفقت ہے وہ وہاں سے اٹھ چکا ہے، اور اب وہاں پر بھی کہانی مکمل طور پر تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔